हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आप लोगों को मैं बता दूं, प्रकाश का अपवर्तन चल रहा है जिसमें से ये वीडियो मैं दे चुका हूं। मैं इसमें 3 वीडियो बनाऊंगा। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन की नियम तथा कुछ तथ्य आपको कुछ ऐसे दिए गए थे, जैसे कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी कि अभिलंब से दूर हटेगी, वेग बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आवृत्ति बदलेगी कि नहीं बदलेगी, तरंगदैर्घ्य घटेगी कि बढ़ेगी। ये सब चीज़ें हम लोगों ने हल कर करके सवाल और उनके बीच क्या संबंध आ गया, चीज़ों को ढंग से देखा है। इसलिए वीडियो आप जरूर देखें। अगर क्रम से नहीं देखते तो फिर इधर समस्या हो जाती है। जैसे ये 3 वीडियो क्रम से देख लो, इसके बाद लेंसों में अपवर्तन चलेगा तो फिर वो 4-5 वीडियो बनेंगे तो उन्हें क्रम से देख लो। अब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये बाकी छोड़ रहे हो, या मतलब सेकेंड वाला देख रहे हो, पहला नहीं देख रहे हो, तो फिर समस्या हो जाती है बच्चों। ना आपके समझ में आएगा और ना हमें समझ में आएगा कि पढ़ाएं कैसे बच्चों को। तो बच्चों ये वीडियो क्रम से देखें। यहां तक हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम लोगों को निरपेक्ष अपवर्तनांक, उत्क्रमणीयता का नियम, वास्तविक तथा आभासी गहराई, ये 3 हेडिंग में आज आपको पढ़ाऊंगा ढंग से। और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रांतिक कोण, पूर्णांतिक परावर्तन, इनसे संबंधित कुछ उदाहरण तथा ग्राफ इनके बीच। इनका ग्राफ बहुत अच्छा मिलता है, ग्राफ देखेंगे, मजा आ जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ आज का पाठ्यक्रम चालू करें। चलिए। हाँ तो बच्चों चालू कर रहे हैं। हाँ तो बच्चों हेडिंग है निरपेक्ष अपवर्तनांक। हेडिंग डाल लो, निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए बच्चों, मैं देख रहा हूं क्या हुआ करता है कि मान लीजिए हम कहीं पर ऐसे लिख दें, या ऐसे पहले थोड़ी सी फील कर लें। ये मान लीजिए कांच है और ये मान लीजिए वाटर है। अब एक प्रकाश की किरण आई और ऐसे करके निकल गई। ऐसे करके प्रकाश किरण आई। अब मैं क्या करूं कि यहाँ का अपवर्तनांक लिखूं, इस पृष्ठ के बीच का जो अपवर्तनांक है, तो मैं कैसे लिखता, ग्लास से वाटर में गई, ऐसे लिखता। यहाँ पे लिखता तो यहाँ आपका, यहाँ एयर है भाई, तो एयर से ग्लास में गई। यहाँ लिखता तो वाटर से एयर में गई। ये लिखना पहले समझ जाए। यहाँ एयर से ग्लास में गई, यहाँ ग्लास से वाटर में गई, यहाँ वाटर से मतलब पानी से एयर में निकल रही। तो ऐसे करके लिखा करते। अब अगर इसको मैं बच्चों लिखूं तो ये लिखा है NG/NA, और अगर इसको मैं तोड़ दूं तो ये लिखा है NW/NG, और अगर इसको देखूं तो ये लिखा है NA/NW। ध्यान दें, तीनों चीजें अलग अलग आ लिखी। ये लिखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये लिखा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये लिखा है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तीनों चीजें अलग अलग लिखी। अब क्या हुआ करता है कि मतलब किसी एक पृष्ठ के सापेक्ष दूसरे पृष्ठ का अपवर्तनांक बताते हैं। किसी एक पृष्ठ पर ऐसा है तो इसकी तुलना में दूसरे पृष्ठ में प्रकाश किरण कितना विचलित हो रही है, यह प्रकाश की किरण का वेग कितना बदल रहा है, ये अपवर्तनांक कहला रहा है। बच्चों बात समझ रहे? मैं कह रहा हूं कि हम लोग ऐसे ना मान के ऐसा माने कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का, कोई भी माध्यम हो, माध्यम का, जैसे माध्यम आपका कांच हो गया, माध्यम पानी हो गया, माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसी को ही हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी हम कैलकुलेशन करने के लिए तो हम किसी एक को लिमिट मान लें कि किसकी, जब भी किसी माध्यम की बात करेंगे कि उसकी तुलना में ये कैसा है, तो किसी एक को लिमिट मानने के लिए हम किसको मान रहे हैं, निर्वात की। इसका मतलब जब भी किसी माध्यम का अपवर्तनांक बताएं
तो निर्वात के सापेक्ष बताए, तो जब निर्वात के सापेक्ष बताया करते हैं तो उससे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब मैं सीधा सीधा अगर एक लाइन पे बोलूं तो बच्चों ऐसा लिख सकते हैं कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, और निर्वात का अपवर्तनांक 1 मान लिया जाए, 1 है, तो अब इसकी तुलना में दूसरा कितना है। बच्चों बात समझ में, निर्वात का अपवर्तनांक जो मान लिया जाए उसको 1 मान लेते हैं। अब क्या हुआ करता है, जो वायु का अपवर्तनांक होता है तो निर्वात के सापेक्ष वायु का जो अपवर्तनांक है 1.0001 है, इसलिए इसको भी ऐसा 1 ही मान लेते। आता है हम डिफिनीशन भी थोड़ी बदल लेते। कैसे बदल लेते, निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष, वायु भी जोड़ देते, निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कैसे लिखे जाते हैं ये कल मैंने आपको बता दिया था। जैसे मैं फिर से आज बता दूं और एक आध सवाल करा दूं। जैसे मैं बच्चों कहूं, क्या कहूं, जैसे मैं कहूं बच्चों कि आपको अपवर्तनांक निकलना है तो आप हमेशा याद रखें जिसके सापेक्ष हो इधर लिखें और जिसका हो इधर लिखें। जैसे मैं कह दूं कांच का वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो मतलब मैं लिखता इधर, देखो यन तो मैं उसी तरह लिख दिया, किसका, कांच का, तो ग्लास मैं इधर लिख दूं, वायु के सापेक्ष मतलब एयर मैं इधर लिख दूं। ये ऐसे करके प्रदर्शित किया जाता और इसको हम तोड़ सकते थे Ng बटे Na। ध्यान देना बच्चों, या इसी को हम ऐसे भी लिख लो, जिन्हें भूल जाए, इधर का रहता है इधर सापेक्ष रहता है। ये भैया आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष ग्लास का है, तो इसी को हम लोग कह देंगे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, या कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ना बोल के कांच का अपवर्तनांक बोल दे, या कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल दे, या कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बोल दे, बात एक ही है। और इसको हम केवल हम Ng से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि एयर का अपवर्तनांक तो 1 है, तो या 1 भाग करिए तो Ng बस आ जाता, बराबर यन लिख देते हैं। क्या बच्चों बात समझ में आई? ऐसे ही देखो, जैसे मैं बोल दूं वायु का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, बताइए इस बार आप कैसे लिखते, यानी यन आप उसी तरह लिख दिए, का जिसका हो तो आगे, यानी एयर का है, किसके सापेक्ष, ग्लास के, मतलब आप इस बार लिखते Gna, और इसको अगर मैं तोड़ता तो ये हो जाता Na बट्टे Ng। अब देखिए ये किसका है, वायु का कांच के सापेक्ष है। अब इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं कहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक वही है जिसमें वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष वैल्यू बताई गई हो। तो ये तो वायु का कांच के सापेक्ष बताए जा रहे हैं, जबकि कांच का वायु के सापेक्ष बताया जाता तो निरपेक्ष अपवर्तनांक मान लेते, जैसे ऊपर वाले माने। क्या बच्चों बात समझ में? ऐसे करके इनको लिखा जाता है। चलिए लिखने का हम लोग ढंग समझ गए। एक आध क्वेश्चन भी देख लें बच्चों। क्वेश्चन जैसे ऐसे बोल दूं मैं, देखिएगा मैं कह रहा हूं, मैं सीधे सीधे लिखता जा रहा हूं, आप समझ जाइए कैसे। जैसे मैं लिख दूं, बताइए क्या लिखा है। लिखा है डायमंड मतलब हीरे का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। मान लीजिए मैं लिख दूं 3/2 है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, ये क्या लिखते, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 3/2 है। यदि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक मैं ऐसा लिख दूं कितना, 1/√2 हो, सॉरी √2 लिख दीजिए, √2 हो, तो मैं कह रहा हूं वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक क्या। पूरा लिख दूं, समझ में है? फिर से देखो, इधर मैं पढ़ रहा हूँ, पूरा सवाल है लिखा है। ये लिखा है कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 3/2 है। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक √2 हो
तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक क्या है, समझिए। अब देखो कैसे लिखे। अच्छा, GND बराबर लिखा है 3/2। अच्छा बताइए, इसको तोड़िए तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ND/NG। अब मैंने कहा था कि केवल आपका जैसे ऐसे अभी ये लिखे थे NG/NA, ए का मान कितना होता है 1, तो फिर NG लिख दिए थे। इसका मतलब जहां पर भी NG लिखा हो वो एयर के सापेक्ष है, मतलब ये एयर के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष ऑलरेडी रहते हैं। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख दूं 3/2। अब बताइए, हमें पता है ANG, उसका मान कितना पता है √2, तो मैं लिख दूं AND मैंने उतार दिया, और ANG का मान कितना √2 बराबर 3/2। अब देखिए AND अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूं 3√2/2, यानी मैं लिख सकता हूं 3/√2। क्या बच्चों बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? चलिए बच्चों आगे देखें कुछ सवाल। और सवाल, एक सवाल लिख लो बच्चों। चलिए मैं बोलता जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, चलिए लिखिए, लिख दूं मैं भी यार। मैं लिख रहा हूं कांच के सापेक्ष, लिखो बेटा, आपको ही हल करना है। वायु कांच के सापेक्ष जल लिख लीजिए। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। ठीक है, लिखा रहे हैं। आगे देखते हैं, 4/3 है। यदि वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक 1/2 हो तो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें। करिए बच्चों, चालू हो जाओ तुरंत, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ तो बच्चों हल कर लिए, चलिए ठीक है, मैं हल कर रहा हूँ। देखिए, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कांच के सापेक्ष, यानी n लिख दूं, इधर का लिखा जाता है, इधर सापेक्ष लिखा जाता है, तो कांच के सापेक्ष यानी G लिख दूं, जल का यानी W लिख दूं बराबर 4/3। फिर लिखा यदि वायु का, यानी एयर इधर आ गई, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, यानी W इधर हो गया बराबर 1/2। ठीक है, तो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच का मतलब कांच का मुझे चाहिए, और किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, क्वेश्चन मार्क ये है, यानी ANG बराबर क्वेश्चन मार्क। अब तोड़ दो बच्चों इसको, तो इसको आप लिख सकते थे GNW बराबर ANW/ANG। तोड़ना सीख लो यार, ये ऊपर रहता है, ये इधर, आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे। अब इसका मान 4/3 है बराबर ANW, तो ANW, देखिए यहां लिखना था ANW, और हमें क्या पता है WNA, हमें यहां लिखना था ANW, यहां लिखा WNA, मतलब उल्टा लिखा है, वहां डायरेक्ट ना रख देना। अब इसी को अगर हम लोग लिख लें ANW, तो इसको लिखा जा सकता है 2/1, अपोजिट करना, उल्टा। इसी को हम लोग कहा करते हैं उत्क्रमणीयता का नियम, जो इसके बाद वाली हेडिंग है। यानी किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक का गुणनफल सदैव 1 रहता है। इनका गुणा करके देखिए, 1/2 है, 2/1 है, 1 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है। यानी हमें यहाँ रखना था ANW, तो मैं लिख दूं 2/1, यानी 2/ANG। हल कर लिया जाए तो यार यहाँ से ANG बराबर कितना आ जाता, ANG बराबर आ जाता कितना, ये 4 ANG बराबर 3 दूना 6, तो ANG बराबर 4, 6/4, यानी मैं लिख सकता था 3/2, यानी मैं लिख लूँ 1.5। क्या बच्चों बात समझ में आई? ऐसे करके ये सवाल हल किए जाते हैं, और ऐसे ही सवाल जो मिले उन्हें हल करते रहो।
आगे दूसरी हेडिंग देख रहे हैं। हाँ बच्चों, दूसरी हेडिंग देखें, हेडिंग डाल लें उत्क्रमणीयता का नियम। बच्चों डालें तो देखिए इसको ऐसे लिखा करते हैं। इसमें लिखते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक का गुणन सदैव 1 होता है। यानी मैं लिख सकता हूँ 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1, या इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 1n2 बराबर 1/2n1। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर ANG दे दिया हूँ 4/3 और मैं कह दूँ बता बेटा GNA कितना होगा, ANG दिया और GNA पूछ रहा हूँ, तो ये एक दूसरे को उल्टा हुआ करते हैं। क्या बच्चों बात समझ में आ रही? आप यहाँ रख के देख लें। यानी ANG दिया है 4/3 और मैं पूछा हूँ GNA बराबर 1, यानी GNA बराबर लिखा जा सकता है 3/4। फिर गुणा करके देखें या सीधा सीधा उल्टा कर दें, जैसे इसके पहले वाले सवाल पे किया था। ये तो क्रमणीयता का बच्चों नियम कहलाता है। इसको थोड़ी प्रूव करें, करते हैं बच्चों। बहुत सिंपल सी बात है, देखिएगा बच्चों, बहुत छोटा सा नियम है। मैं क्या किया हूँ, एक जो है ये माध्यम ले लिया हूँ, इसका अपवर्तनांक 2 है, सॉरी इसको मैं कह रहा हूँ n2, इसको कह रहा हूँ n1, और एक प्रकाश की किरण ऐसे करके मैं डाल दूँ, प्रकाश की किरण ऐसे करके डाल दूँ तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकल जाती। ये अभिलंब था तो ये I है, आपतित किरण है, और ये अपवर्तित किरण है, और ये अभिलंब है तो ये R है। अब मैं यहाँ एक समतल दर्पण लगा दिया जिस पर लंबवत प्रकाश की किरण पड़ रही है, तो जैसे गई वैसे लौट आई, उसी पथ पर वापस लौट आई। तो जब मैं n1 से n2 में गया, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, तो बच्चों स्नेल का नियम लगाइए, तो क्या लिख सकते थे? लिख सकते थे n1 साइन I बराबर n2 साइन R। क्या बच्चों बात समझ में आ रही? इसका मतलब हम लिख लें साइन I बटे साइन R बराबर साइन I बटे साइन R बराबर बच्चों हम लोग लिख लें n2 बटे n1 बराबर क्या लिख लें? n2 बटे n1 को क्या लिखा जा सकता है? 1n2, समीकरण फर्स्ट। क्या बच्चों बात समझ में? अच्छा ठीक है, अब दूसरे से पहले में आ रहा हूँ, ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, अब n2 से n1 में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इधर से चल रहा हूँ, तो यहाँ लिख लेता है n2 साइन I, क्योंकि अब ये आपतित किरण, लेकिन I किसके बराबर है? R के बराबर है। जैसे 30 होता तो इधर से गया तो 30 ही मिला, उधर 60 था, लेकिन अब पहले ये जो 30 था ये अपवर्तन कोण था, अब ये आपतन कोण है, तो I की जगह रख रहा हूँ। n1 साइन इधर I था, अब मैं लिख लूँ साइन R बटे साइन I बराबर, तो इसको लिखा जा सकता है n1 बटे n2, और इसको लिख लूँ कितना? 2n1। क्या बच्चों बात समझ में? इसको मैं कर लूँ समीकरण सेकेंड। हमेशा ध्यान दो, जो ये अंश में रहता है बाद में जाता है, जो हर में पहले आ जाता है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का गुणा करा दो, समीकरण फर्स्ट गुणे समीकरण सेकेंड, तो आप देखिए साइन I बटे साइन R, साइन R बटे साइन I, मतलब ये कट गए होते, और इधर आपका आ गया होता कितना? 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1। क्या यही मुझे प्रूव करना था? प्रूव हो गया। इसी को हम लोग उत्क्रमणीयता का नियम कहते हैं। देखिए बच्चों, इसको और थोड़ी व्यापक कर लें, जैसे मैं ऐसे करके कई सारे माध्यम बना दूं। ये मान लीजिए n1 है, ये n2 है, ये n3 है, ये n4 है, और फिर से ये n1 में आ गए, इधर एयर है, इधर एयर। अब जैसे मैं लिखता तो इसको लिखता 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n4 गुणे 4n1, 1n2 ये लिखा है, गुणे 2 से 3 में गई तो 2n3
फिर 3 से 4 में गए तो 3n4, फिर 4 से 1 में आ गई तो 4n1 बराबर 1 होगा। इसको आप प्रूव कर सकते हो। जैसे क्या लिखो, इसको क्या लिखा जा सकता है, n2 बटे n1, n2 बटे n1 गुणा कर लीजिए। इसको लिखा जा सकता था n3 बटे n2, इसको लिखा जा सकता था n4 बटे n3, इसको लिखा जा सकता था n1 बटे n4। अब आप देखिए 1 आ जाएगा, इससे आप इसको काट दीजिए, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2 कट गया यार, 1 हो गया। यानी मुझे समझ में आ गया कि मैं विभिन्न माध्यमों से होता हुआ फिर से अपने प्रारंभिक माध्यम में लौट आऊं। यानी जैसे n1 से n2 n3 4 से निकलता हुआ फिर से n1 में ही आ जाऊं। यानी ये पूरा का पूरा घूमते हुए, यानी 1 से चालू हुआ 1 पर ही खत्म हो जाए। तो इन सभी का गुणनफल सदैव 1 होता है। आगे कुछ सवालों पे इसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पता होना चाहिए। क्या बात समझ में आई बच्चों? चलिए ठीक है, आगे हम अगली हेडिंग देखें। बच्चों इसमें एक सवाल कर लें क्या? चलिए ठीक है, सवाल तो बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, एक सवाल करिए। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कह दूँ, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/4 है, 3/4 है। यदि मैं कह दूं कि ग्लास में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, तो वाटर में यानी जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। करिए बच्चों, तुरंत करिए। तो भैया देखो इधर लिखा क्या है, कांच के सापेक्ष जल का, यानी मैं लिख सकता हूँ NW का, इसके कांच के सापेक्ष बराबर लिखा है 3/4। मुझे दे दिया गया VG, यानी ग्लास में वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मुझसे पूछा गया है कि वाटर में वेग क्या होगा प्रकाश का। तो मुझे पता है यार, जिस माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का वेग, मैं ऐसे लिख लूँ NW × NVW बराबर NG × VG। अब मुझसे क्या पूछा गया, VW, तो VW बराबर लिख सकता हूँ NG बटे NW × VG। क्या बच्चों बात समझ में है? अब देखिए, हमें पता क्या था, GNW मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, या इसको आप शार्ट कर लो या इसको फैला लो। इसको मैं लिख सकता हूँ WNG, इसको मैं लिख सकता हूँ WNG। क्या बात समझ में? इधर क्या लिखा, GNW। अब मुझे यहाँ जरूरत क्या है कि WNG × VG। तो WNG इसका उत्क्रमणिता का नियम लगा दो, तो WNG यहाँ से कितना होता, WNG बच्चों हो जाता 4/3। तो वहाँ उठा के रख लो, तो हो जाता 4/3 गुणे 2 × 10⁸। तो हो जाता 4 दूनी 8/3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या बच्चों बात समझ में है? हाँ चलिए ठीक है, आगे देखते हैं।